नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार बारा राजस्थान से आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंटीग्रेटेड फार्मिंग गुरु पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम मुर्गी पालन से रिलेटेड टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि मुर्गी पालन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग ज़रूर लेना चाहिए दोस्तों, आप चाहे ऑफलाइन लो या ऑनलाइन हो, किसी भी संस्था से आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए या जो अनुभवी व्यक्ति हैं जो पहले से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं उसके थ्रू आप ट्रेनिंग लें। ये तो हो गई सबसे बड़ी बात, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के अगर आप इसमें घुस जाओगे तो आपको लॉस होगा। ये फैक्ट बात है। ये जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये मेरा पोल्ट्री फार्म है। मैंने तकरीबन इसको पिछले 2 साल से मैं चला रहा हूँ और मैंने भी पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी लॉकडाउन के समय। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद ही मैंने ये स्टार्ट किया। फिर भी मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, पर अब जाके मुझे अनुभव हो गया है और मैं अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहा हूँ। मैंने अभी एक पर्पज़ के लिए जो मुर्गियाँ रखी हुई हैं वो सारी अभी मैंने फरवरी में सेल कर दूँगा पूरी, क्योंकि अब गर्मियों में अंडे का कोई मतलब ही नहीं है। जो भी मेरे लिए 50 एक नग रखूँगा वो मेरी हैचरी में चूजे निकालने के लिए मैंने खुद ने हैचरी मशीन बनाई है, तो मैं उसी से बच्चे निकालता हूँ और गर्मी में जितने भी अंडे होते हैं उनसे बच्चे निकाल के फिर उनको अंडे के लिए मैं तैयार करता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी मुर्गी फार्म से यानी पोल्ट्री से रिलेटेड ट्रेनिंग के टॉपिक पर। हम आज को आपको इस वीडियो में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले, तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपका टाइम खोटी नहीं करने का, तो हम सीधा लेके चलते हैं कि किस तरीके से अपने को फार्म का स्ट्रक्चर तैयार करना है। फार्म बनाने से पहले गवर्नमेंट के क्या रूल हैं वो रूल हमें फॉलो करने हैं सबसे पहले बात, ताकि आपके पोल्ट्री फार्म के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन ना उठा सके। जैसे आपके से जलने वाले बहुत सारे होते हैं, अगर तो ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। देसी मुर्गी पालन में शोर शराबा होता है, बॉयलर में तो फिर भी इतना नहीं होता, पर होते ही कुछ लोग समाज कंटक जिन्हें आप बोल सकते हो, जो अपने को आगे बढ़ते देखते हुए पैर खींचते हैं अपने। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फार्म बनाने के नियम के ऊपर कि फार्म बनाने के नियम क्या हैं, किस तरीके से हम पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है फार्म बनाने के नियम के अंदर आप नोट कर लीजिएगा रजिस्टर में बाय टू बाय, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो रूल है, एनओसी लेना ज़रूरी है आपको। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपको लेना ज़रूरी है। ये आप कहाँ से लेंगे? जैसे अपने आसपास जैसे तहसील से ले सकते हैं, इधर से सरपंच से ले सकते हैं एनओसी, या आप पशुपालन विभाग जो अपने इसमें होता है डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है ये, तो उस पशुपालन विभाग से आप संपर्क करके उनसे जानकारी ले सकते हैं, उनसे एनओसी के रूल जान सकते हैं। तो ये तो हो गए अपने को सबसे पहली बात, एनओसी लेना जरूरी। दूसरा पॉइंट आप नोट कीजिएगा दोस्तों। दूसरे पॉइंट में सबसे बड़ी बात ये है कि लाइट कनेक्शन कमर्शियल होना चाहिए। आप समझे, अगर आप पोल्ट्री फार्म बना रहे हो तो वहाँ पे लाइट कनेक्शन कमर्शियल होना चाहिए, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग में लाइट की बहुत आवश्यकता होती है। ब्रूडिंग के समय भी लाइट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अपने को तकरीबन 2-3 किलोवाट का लोड लेना पड़ता है इस पर ब्रूडिंग के दिनों में। बाद में तो ब्रूडिंग के बाद में भी चाहिए होती है लाइट, पर इतना ज़रूरी नहीं है। अगर फार्म का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो आपको सर्दियों के दिनों में लाइटिंग की व्यवस्था पड़ेगी, वरना आप उजाले के लिए लाइट
जला सकते हैं। और सर्दियों में आपको पता है जनवरी दिसंबर जनवरी का तापमान ऐसा रहता है जो टेम्परेचर 5-7 डिग्री पे आ जाता है। तो इसलिए लाइट का कनेक्शन कॉमर्शियल होना चाहिए। तकरीबन 5 किलोवाट का लोड अपने फार्म पे चल सकता है। इसके बावजूद तीसरा पॉइंट नोट कीजिए आप, गांव या शहर से कम से भी कम 500 मीटर की दूरी पर अपना फार्म होना चाहिए, ताकि जो मुर्गियां शोर शराबा स्मेलें कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सारी गांव से गांव वाले परेशान ना हो, सिटी वाले परेशान ना हो। तो 500 मीटर की दूरी पे अपना पोल्ट्री फार्म होना चाहिए। और इससे अलावा चौथा पॉइंट आपने लिखिए कि पोल्यूशन बोर्ड, जो डिस्ट्रिक्ट में प्रदूषण विभाग होता है, उससे आपको एनओसी ले लेना चाहिए, ताकि पोल्यूशन बोर्ड से आप एनओसी ले लोगे तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई आपकी शिकायत नहीं करेगा। अगर शिकायत भी करता है तो आप के पास एनओसी है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और तीसरी बात, अगला पॉइंट आप नोट कीजिए नियम में कि तालाब या नदी से 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ताकि बाढ़ की समस्या से बचा जा सके। तालाब या नदी वगैरह हो आपके आसपास तो उससे 100 मीटर की दूरी, 100-150 मीटर की दूरी मेंटेन करके रखनी चाहिए। इसके अलावा जहाँ पहले से पोल्ट्री फार्म चल रहा हो, डेयरी फार्म चल रहा हो, वहाँ से भी कम 200 मीटर की दूरी मेंटेन करके रखनी चाहिए। यानी कि अपने फार्म से 200 मीटर के आसपास के एरिया में कोई दूसरा पोल्ट्री फार्म और डेयरी फार्म नहीं होना चाहिए। इससे भी आपको समस्या आ सकती है। जो दूसरे पोल्ट्री फार्म में अगर आसपास वाले में कहीं बीमारियों का प्रकोप होता है, पोल्ट्री फार्म में बीमारियां बहुत ज़्यादा पकड़ती हैं, यही इसमें बहुत सावधानियां रखनी पड़ती। तो इसलिए पोल्ट्री फार्म के आसपास 200 मीटर की दूरी तक कोई दूसरा फार्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं कि मेन रोड से कम 200 मीटर अंदर होना चाहिए फार्म, ताकि जो ट्रैफिक की आवाज़ वगैरह होती है उससे बर्ड्स परेशान ना हो। फ्री रेंज फार्मिंग अगर आप करना चाहते हो, देसी मुर्गियों में आजकल सोनाली RIR बहुत सारी ब्रीडें चल रही हैं, तो इन सबको बहुत से किसान कम खर्च में पालने के लिए फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं। तो अगर आप फ्री रेंज फार्मिंग करना चाहते हो ना दोस्तों, तो फ्री रेंज एरिया जो भी अपना है उसकी बाउंड्री को आसपास से भी कम 8 फीट ऊंचाई की नेट से कवर करना चाहिए, ताकि अपने बर्ड्स उड़ के बाहर ना जा सके। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखें। जहाँ पर पहले से मंदिर, मस्जिद या कुछ गुरुद्वारा वगैरह ऐसे हो, वहाँ से 100 मीटर दूर फार्म होना चाहिए। इन सब चीज़ों, मंदिर वगैरह से, मस्जिद वगैरह से 100 मीटर की दूरी पर फार्म होना चाहिए। अगला पॉइंट आप नोट कीजिए दोस्तों, फार्म का गेट जो होता है वो हमेशा बाहर की तरफ खुलना चाहिए, बाहर की तरफ। अगर आप अंदर की तरफ खोलने वाला गेट रखोगे तो हो सकता है गेट के पीछे चिक्स विक्स हो तो दब जाएं, चपेट में आ जाएं, तो मोर्टेलिटी की संभावना रहती है। तो इसलिए गेट फार्म के बाहर खुलना चाहिए। इसके बाद आपको फार्म के 2 गेट बनाने, 2 गेट होना चाहिए। एक गेट जहाँ पे आप रहोगे खुद या किसी मजदूर को रखोगे, वहाँ पे एक गेट होना चाहिए, और एक गेट बर्ड्स को बाहर निकालने के लिए या उसके लिए होना चाहिए। फार्म हमेशा ज़मीन से 1-1.5 फीट ऊंचे स्थान पर होना चाहिए, ताकि बरसात के दिनों में जल भराव की समस्या ना आ सके। इसलिए 1-1.5 फीट ऊंचाई पे फार्म होना चाहिए अपनी ज़मीन से, या ना हो तो मिट्टी वगैरह डलवा के आप ऊंचा कर सकते हैं उसको, समझे। और फार्म की चौड़ाई 30 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हाँ आपके पास वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था है, एग्जॉस्ट वगैरह लगाए हो, पैसा खर्च कर सकते हो, तो भैया आप 36-38 फीट तक भी चौड़ाई रख सकते हो। और आप कम बजट में शुरू करना चाहते हो, वेंटिलेशन में समस्या है, तो आप फार्म की अधिकतम चौड़ाई 30 फीट से ज़्यादा नहीं रखना है। ओके दोस्तों। और इसके अलावा आवास का निर्माण, अब हम ये तो हो गए अपने फार्म के नियम कि
किस तरीके से अपने को फार्म बनाना है, क्या क्या नियम है गवर्नमेंट के, किस जगह का चयन करना चाहिए अपने को। अब आवास का निर्माण, आवास निर्माण की बात करें, शेड किस तरीके से अपने को बनाना है पोल्ट्री फार्म में के, तो हम शेड बनाने के लिए आवास का निर्माण 3 पद्धतियों से किया जाता है। आपको बताऊं, एक होता है उन्मुक्त क्षेत्र पद्धति, एक होता है अर्ध सघन पद्धति और एक होती है सघन पद्धति। अब इन तीनों को अपन विस्तार से समझ लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करने का और वीडियो को छोड़ के नहीं जाने का। जो भी मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो मैंने 2 साल में जो अनुभव लिया है और जो मैंने ट्रेनिंग की थी उन सब से रिलेटेड मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो अपन बात कर लेते हैं उन्मुक्त क्षेत्र पद्धति के बारे में। तो उन्मुक्त क्षेत्र पद्धति क्या है दोस्तों, तो इस विषय पे हम चर्चा करते हैं। तो उन्मुक्त क्षेत्र पद्धति में पक्षियों को रात्रि में शरण तथा दिन में घूमने दिया जाता है। रात्रि में उनको बंद कर दिया जाता है फार्म के अंदर और दिन में उनको खुला घूमने दिया जाता है, यानी कि फ्री रेंज प्रणाली जिसे आजकल ट्रेंड में चल रही है। तो अगर बाहर घूमते हैं तो कीड़े मकोड़े या घास वगैरह जो भी हैं उनको खाकर अपना पेट भर लेते हैं। तो ये होती है उन्मुक्त क्षेत्र पद्धति। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अर्धसघन पद्धति। इसमें पक्षियों को बचाव के लिए खुले बाड़े में रखा जाता है, खुले बाड़े में रखा जाता है इनको, जिससे पक्षी घरों के समीप पाए जाने वाले कचरे वगैरह आदि को, पानी वगैरह जो भी है उसको पीकर गंदे पानी का उपयोग करके पल जाते हैं। ये देसी बर्ड है, बॉयलर में नहीं चलेगा, देसी। इसके बाद होती है सघन पद्धति। सघन पद्धति, इसको फ्री रेंज फार्मिंग जी का भी एक आप बड़ा रूप कर सकते हैं। बड़े समूह में आप मुर्गे मुर्गी पालन करते हैं आमतौर पे, तो इसमें सघन पद्धति काम में लाई जाती है। इस पद्धति को 2 प्रकार से काम में लिया जाता है। जी हाँ, 2 प्रकार से काम में लिया जाता है। तो इस विषय में हम बताएंगे आपको कि इस पद्धति को 2 तरीके से काम में कैसे लिया जाता है। चलो अब बात कर लेते हैं फार्म के स्ट्रक्चर के ऊपर। फार्म किस तरीके से बनाना है, फार्म का ढांचा कैसे तैयार करना है, तो हम इस स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो मुर्गियों, मतलब फर्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिए कि लंबाई मुर्गियों की संख्या पर निर्भर करती है। आपको फार्म कितना लंबा बनाना है ये मुर्गियों की संख्या पर निर्भर करता है। फार्म की चौड़ाई 30 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और फार्म की जो ऊंचाई है वो बीच में से 12 से 14 फीट आप ऊंचाई बीच में रख सकते हो और साइडों से आप 8 से 10 फीट की ऊंचाई रख सकते हो। अगला पॉइंट नोट कीजिए कि फार्म में 2 दरवाजे होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, तो 2 दरवाजे होना चाहिए। दरवाजा हमेशा बाहर की तरफ खुलना चाहिए। फार्म में 10 इंटू 10 की जगह, यानी 10 बाई 10 की जगह फीड, दाने पानी के बर्तन वो हमारे रहने के लिए होनी चाहिए। जैसे फीड रखना है, अपने को स्टोर करना है, तो वो बारिश वगैरह सबसे बचाना है, तो उसके लिए फार्म में एक अलग से 10 बाई 10 का जगह अपने लिए और दाना स्टोर करने के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा फार्म की फाउंडेशन, नीचे का जो तल है उसकी ऊंचाई 1.5 से 2 फीट ऊंची होनी चाहिए ताकि बारिश में जल भराव की समस्या ना आए, सीलन विलन ना आए। फार्म की लंबाई जो रहेगी, और चौड़ाई तो आप कैसे भी रख सकते हो, बात कर लेते हैं लंबाई की। तो फार्म की जो लंबाई है ना वो पूर्व से पश्चिम दिशा में रहेगी, यानी जिधर से सूरज उगता है और जिधर अस्त होता है, तो पूर्व से पश्चिम दिशा में फार्म की लंबाई रहेगी ताकि डायरेक्ट जो धूप है वो फार्म के अंदर न जा सके। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए अगर फार्म बना रहे हो तो। चलो ये तो हो गई अपने को फार्म के ढांचे की बात। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम कि फार्म में अपने चिक्स आने से पहले
अपने जो चूजे आ रहे हैं, मान लो जैसे आपने चूजे ऑर्डर कर दिए, आपको डेट दे दी भाई मैं 10 तारीख को आपके चूजे पहुंच जाए, तो 10 तारीख से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करके रखनी है फार्म में, इसका आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। तो आप नोट कर लीजिए दोस्तों, ये आप बिल्कुल डायरी में नोट करके रख सकते हैं। आपकी पोल्ट्री फार्मिंग में काम आने वाली बहुत सी चीज़ें हैं ये, और ये काम आएगी आपको, ज़रूर नोट करिएगा। तो चलिए कि पहले से क्या तैयारी करके रखे अपने चूजे आने से पहले। तो चूजे आने से पहले 100 चूज़ों पर 3 फीडर और 3 ड्रिंकर छोटे वाले, जो 15-20 दिन ही अपने को इस्तेमाल कर लें। 100 चूज़ों पर 3 फीडर और 3 ड्रिंकर चाहिए होंगे, छोटी साइज वाले, जो अपने को 15-20 दिन इस्तेमाल करने हैं। 15-20 दिन के बाद में सेकंड पॉइंट नोट कीजिए कि 100 चूज़ों पर 3 फीडर और 3 ड्रिंकर 15 दिन के बाद में जो इस्तेमाल होंगे बड़े वाले, वो भी अपने को चाहिए। तो ये ला के रख लें। 100 चूज़ों की क्वांटिटी में बता रहा हूँ। अगर आप 1000 चिक्स डालते हैं तो 1000 चिक्स पे आपके 30 फीडर और 30 ड्रिंकर हो गए, ठीक है। और इसके बाद चूना पाउडर आपको ला के रख लेना है, जो अपन पुताई वगैरह करते हैं दीवारों की, वो वाला चूना पाउडर 30 किलो का बैग आता है, वो ला के रख लें, वो ला के रखना है, क्योंकि इसकी भी अपने को ज़रूरत पड़ेगी फार्म में। अखबार ला के रख ले, 2-5-10 किलो रद्दी, जितनी भी आपकी क्वांटिटी में चिक्स हैं ब्रूडिंग में बिछाने के लिए। ब्रूडिंग एरिया में फर्स्ट 2-3 दिन अखबार ही बिछाया जाता है, तो उसके लिए आप अखबार ला के रख लें। बिजली की फिटिंग, ब्रूडिंग के लिए जो भी सभी ज़रूरी आइटम है, बल्ब कहाँ लटकाने, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है, वो सारी आप ब्रूडिंग की व्यवस्था करके रखें भाई। अपना जो चिक्स आएगा उसको यहाँ पे रखना है। पीली रोशनी वाले बल्ब चाहिए आपको ब्रूडिंग के लिए। बुखारी भी ले सकते हैं, हेलोजन ले सकते हैं, और लाइट की व्यवस्था नहीं है तो बुखारी ज़रूरी है फिर आपको ब्रूडिंग के लिए। उसके अलावा एक आपको चाहिए टेम्परेचर मीटर। जी हाँ दोस्तों, आजकल डिजिटल टेम्परेचर मीटर बहुत सारे आ रहे हैं जो ह्यूमिडिटी वगैरह ही बताते हैं। तो एक टेम्परेचर मीटर आपको चाहिए होगा, क्योंकि टेम्परेचर भी तो अपने को देखना है ना, कितना टेम्परेचर चल रहा है कितना नहीं चल रहा। एक तौल कांटा चाहिए होगा। तौल कांटा जो वो हैंगिंग वाला आता है, ऑनलाइन मिल जाता है आजकल हैंगिंग वाला एक, क्योंकि आपको FCR निकालोगे, चूजा आया अपने पास, कितने वेट पे चूजा आया, 7 दिन में कितना दाना खा के कितना वेट लिया इसने, तो उसके लिए अपने पास तौल कांटा होना ज़रूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों। अगला जो तैयारी है वो अपने को फार्म में बिछावन के लिए धान का छिलका आप ले सकते हैं, लकड़ी का बुरादा ले सकते हैं, भूसा ले सकते हैं। भूसे में आप गेहूं का, चने का, सोयाबीन का, तुअर का, इन सब चीज़ों का आप बिछावन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी आप ला के रख लें पहले से बिछावन के लिए। और ब्रूडिंग एरिया में तो लगभग कवर कर ही दें, बिछा ही दें। ब्रूडिंग एरिया में वो मैं आपको बताऊंगा फिर, ये सर्दी में कितना बिछावन डालना है, गर्मी में कितना डालना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। इसके अलावा आपके पास एक खाली सिरिंज होनी चाहिए, ताकि आप दवा वगैरह जो उनको दोगे तो उनको नापने के लिए ml में, तो आपको खाली सिरिंज चाहिए होगी। बिछावन पलटने का यंत्र चाहिए होगा, जैसे वो अपने भूसा वूसा भरने वाले जो यंत्र आते हैं, उनसे आगे से 3-4 पंजे निकले हुए होते हैं। वो हर 3 दिन में अपने को 3 से 4 दिन में भूसा पलटना होता है इधर से उधर फार्म में, तो वो यंत्र आपको चाहिए होगा। इन्वर्टर की फिटिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो करवा लें, या इमरजेंसी लाइट वगैरह, टॉर्च वगैरह, रिचार्जेबल लैंप वगैरह ये आप ला के रख लें, अगर लाइट भी चली जाती है तो उसके लिए। और एक चूज़ों को देने के लिए प्री स्टार्टर फीड, वो भी आप ला के रख लें, प्री स्टार्टर फीड। और एक है शक्कर के बराबर मोटा पिसा हुआ मक्का, आप चूज़ों की क्वांटिटी के हिसाब से रख लें, 2-5 किलो। 500 जैसे 500 चूज़ों पर 5 किलो मक्का पिसवा ली शक्कर के बराबर मोटी, वो आप रख लें। 1000 चूज़े तो 10 किलो पिसवा लें, क्योंकि अपने को फर्स्ट दिन यही देना है, तो आप ये रख लें। और एक आपके पास होना चाहिए स्प्रे पंप, जिससे अपन खेतों में दवाई वगैरह का स्प्रे करते हैं, तो एक स्प्रे पंप होना चाहिए, उसकी भी फार्म में ज़रूरत पड़ेगी,
डिसइंफेक्टेड करने के लिए। और फार्म के पर्दे कंप्लीट होना चाहिए, पहले से लगा के कंप्लीट कर लें, ताकि सर्दी वगैरह का जो भी मौसम है, या बरसात में या गर्मी में लू वगैरह चल रही है, तो उन सबको मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा गुड़ रख लें लाके, गुड़ का पानी अपने को चूज़ों को देना है फर्स्ट दिन अपने फार्म पे ब्रूडिंग एरिया में चूजे डलने से पहले। एक मीठा सोडा आप लाके रख लें। अब मीठा सोडा भी गुड़ में मिला के अपने को देना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात आप नोट कर लीजिए, फार्म पर चिक्स लाने से पहले ब्रूडिंग एरिया जो होता है अपना, उसमें बिछावन बिछा लें। सर्दी के दिनों में आपको 4 इंच की बिछावन डालनी है, और बरसात के दिनों में आप 2.5 से 3 इंच बिछावन डाल सकते हैं, और गर्मी के दिन है तो आप 1.5 से 2 इंच बिछावन डाल सकते हैं। तो ये आपको ब्रूडिंग एरिया में बिछावन डाल के अखबार उस पर डबल परत में 2 लेयर यानी कि डबल लेयर में अखबार बिछा लें, सिंगल में ना बिछाए, ताकि फर्स्ट दिन जो भी फर्स्ट दिन वाले अखबार आप फोल्ड करके उनको फेंक दे, दूसरे दिन दूसरे बिछे रहने दे। क्योंकि जब चूजा हेचरी से आता है तो उसकी नाभि का जो जहाँ से वो योग से एक अंदर लेता है, तो नाभि का जो द्वार होता है ना उसका, जहाँ से योग से एक अंदर लेता है, वो बंद नहीं होता है उसका पूरी तरीके से, तो उसमें अपने को इन्फेक्शन फैलने की संभावना रहती है अगर अपन डायरेक्ट बिछावन पे छोड़ देंगे। तो इसलिए अपने को अखबार बिछाने पड़ते हैं, ताकि वो चूजे का जो नाभि का वो है छेद, वो बंद होने तक उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। और फार्म में अगर कोई भी व्यक्ति आ रहा है, किसी की गाड़ी आ रही है, या अपन खुद स्वयं आ रहे हैं, इनकी एंट्री के समय जीवाणु या विषाणु के रोकथाम के लिए आप जो मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली जो दवाएं वो है अपनी पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे अपन लाल दवा के नाम से भी जानते हैं, पढ़ा होगा आपने, 10th क्लास के मैटर हैं। तो लाल दवा जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4। इसके अलावा आप ले सकते हैं कर्सोलिन TH के नाम एक डिसइंफेक्टेड दवा आती है, कर्सोलिन TH के नाम से, उसको भी आप ले सकते हैं। और एक और दवाई आती है B904 के नाम से, B904 के। तो दोस्तों B904 एक ले लेना है। और B904 कुछ इस तरीके का डिब्बा होता है, ये 1 लीटर का डिब्बा है, तकरीबन 1100 रुपये के आसपास आता है। तो इन दवाओं की जो मात्रा है वो आपको 15 लीटर के स्प्रे पंप में 150 ml इनकी मात्रा आपको डालनी है। अगर जैसे कोई फार्म में एंट्री मार रहा है तो उसके पैरों को डिसइंफेक्टेड करेंगे, कोई गाड़ी आ रही है तो उसके पहियों को डिसइंफेक्टेड करेंगे, इन चीज़ों के लिए इन दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। और फार्म में भी हर हफ्ते या 3 से 4 दिन के अंतराल पर इन दवाओं को छिड़का जाता है, फार्म को डिसइंफेक्टेड किया जाता है। तो इसके अलावा अब अपन और कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं कि अपने को क्या क्या तैयार करना है बच्चे आने से पहले। 100 बच्चों पर 1 लीटर पानी में 30 ग्राम गुड़ प्लस 5 ग्राम मीठा सोडा घोल कर रख लें। ये 100 बच्चों की क्वांटिटी है। 30 ग्राम गुड़ प्लस 5 ग्राम मीठा सोडा 1 लीटर पानी में घोल के पहले से रख ले, चूजे आने से पहले। उसके अलावा ग्राम में पाउडर नापने के लिए सिक्के पर पाउडर डालकर 4 हिस्सों में डिवाइड कर ले। हर हिस्सा 1 ग्राम का होता है। जैसे अपने सिक्का है, अब सिक्के में पाउडर डाल लिया ऊपर अच्छी तरीके से। अब उसको पाउडर डालने के बाद में उसको 4 भागों में डिवाइड कर लें, सिक्के को क्रॉस में प्लस में। तो पूरा सिक्के का जो पाउडर है वो 4 ग्राम के लगभग की क्वांटिटी में आता है। तो एक हिस्सा उसका 1 ग्राम हो गया, 2 हिस्से उसके 2 ग्राम हो गए। तो इस तरीके से आप ग्राम में पाउडर नापने के लिए सिक्का भी अपने पास ला के रख ले। कभी भी किसी भी व्यक्ति को फार्म में डायरेक्ट नहीं आने देना है, उसको डिसइंफेक्टेड करेंगे पैरों वगैरह को। कोई कटर आ रहा है, माल लेने आ रहा है, कोई कस्टमर आ रहा है, तो उनको डायरेक्ट फार्म में नहीं आने देना है। पहले उनको डिसइंफेक्टेड करेंगे, उसके बाद फार्म में उनको एंट्री अपन देंगे। ये बात का विशेष तौर से ध्यान रखिए।
कहीं से फीडर, ड्रिंकर, दाना वगैरह ये चीज़ें अपने को मांग कर नहीं लानी है, ना मांग कर लाएं। क्योंकि किसी दूसरे के फार्म से अपन फीडर, ड्रिंकर मांग कर ला रहे हैं तो हो सकता है उसके फार्म में कोई बीमारी हो, वो आपके फार्म में भी आ सकती हैं। तो इसलिए जो भी खरीदें नया खरीदें, किसी और से ला रहे हैं तो उनको 10-15 दिन बाद इस्तेमाल करें, अच्छी तरीके से 1-2 बार डिसइंफेक्टेड करें, धूप में रखें उनको, उसके बाद इस्तेमाल करें। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखें, नए ही ले आएँ। चूजे सही हैचरी से खरीदें। सही हैचरी का मतलब बढ़िया क्वालिटी वाली हैचरी जो आपको ओरिजिनल नस्ल के चूजे दे। और सबसे बड़ी बात, मेरिक्स का वैक्सीन लगा हुआ होना चाहिए। जब भी हैचरी से चूजा निकलता है तो चूजा निकलने के 24 घंटे के अंदर अंदर, अंडे में जब चूजा निकला उसके 24 घंटे के अंदर अंदर हैचरी वाले उसको मेरिक्स का वैक्सीन करके देते हैं गर्दन में। तो मेरिक्स का वैक्सीन लगा हुआ है चिक्स लेना चाहिए, क्योंकि मेरिक्स एक ऐसी डिजीज है, बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसका सिर्फ बचाव है, वो भी इनका वैक्सीन होता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 24 घंटे के अंदर मेरिक्स का वैक्सीन लगता है। तो वैक्सीन लगा हुआ बच्चा आप खरीदें। चिक्स लाने से पहले या उसके बाद उन बॉक्सों को, जिन बॉक्सों में चिक्स आए हैं अपने, उन बॉक्सों को और स्वयं को, अपने को भी डिसइंफेक्टेड करेंगे। क्योंकि बॉक्स हैचरी से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो उनमें बहुत तरीके के जीवाणु, विषाणु के आने की समस्या हो सकती है। तो स्वयं को भी डिसइंफेक्टेड करेंगे और बॉक्स को भी डिसइंफेक्टेड करेंगे। चिक्स लाने के बाद, ब्रूडिंग में डालने से पहले अपने को डिसइंफेक्टेड करेंगे। फिर अगला पॉइंट नोट कीजिए आप, फार्म में चिक्स को छोड़ने के बाद 5 बच्चों को अपन एक पॉलीथीन में रखेंगे और पॉलीथीन में रख के उनका वजन करेंगे हम 5 बच्चों का। तो उन 5 बच्चों का जब अपन वजन करेंगे तो कितना वजन 5 बच्चों का आ रहा है। देसी का जो बच्चा होता है वो 28 से 30 ग्राम का बच्चा आता है, वन डे चिक्स, डे वन चिक्स जो होता है। और फार्मी का जो बच्चा आता है वो 40 ग्राम का बच्चा आता है। तो पहले हम 5 बच्चों का वजन करेंगे फर्स्ट दिन, फार्म ब्रूडिंग एरिया में चूजा छोड़ने से पहले कितना वजन अपने 5 बच्चों का आ रहा है, ताकि हम FCR निकाल सकें। कितना दाना खा रहा है, कितना वजन ले रहा है बच्चा। कहीं ऐसा नहीं हो दाना ज़्यादा खा रहा है वजन कम ले रहा है, फिर तो गए, वाह भाई लग गए फिर तो इसलिए वजन करें। इसके अलावा एक बात और नोट करें, लगभग अपने 5 चूजों का वजन है जो 150 ग्राम के लगभग जाना चाहिए। तो उसे नोट करके रख ले भाई, अपने 5 बच्चों का वजन कितना गया, 140 ग्राम गया, 150 ग्राम गया। तो उसको आप अपने एक फार्म का अलग ही मेंटेनेंस रजिस्टर बनाइए जिसमें आप ये सारी जानकारियां नोट करके रख सकें। ये इसलिए है 5 बच्चों का वजन नोट करके रखना, FCR, फीड कंज्यूप्शन रेशो, FCR को बोलते हैं, कितना खा रहा है कितना। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसके बाद हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। उसके बाद पार्ट 2 में जो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद रजिस्टर में अपने फार्म की डे बाय डे की जानकारी नोट करेंगे आप। एक अलग ही रजिस्टर बनाओ। ये जो मैं ट्रेनिंग टिप्स दे रहा हूँ इनको तो आप एक अलग रजिस्टर में नोट करके रख लेना। उसके अलावा तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डे 1 से लेके 65 डे तक अपने को कौन कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन कौन सी वैक्सीन करनी है, क्या क्या जानकारियाँ रखनी है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।